कॉरपोरेट दुनिया में आज पेश है बिजनेस की एक अनोखी कहानी। दोस्तों, कल्पना कीजिए बचपन की उन स्कूल क्लासों को जहां हर बच्चा अपने पेन बॉक्स में दो तरह की पेंसिल रखता था। एक नटराज की और दूसरी अप्सरा। क्लास में बहस छिड़ जाती थी, नटराज बेहतर है क्योंकि वो टिकाऊ है, या अप्सरा वाली एक्स्ट्रा डार्क है। किसी के लिए नटराज भरोसे की पहचान थी तो किसी के लिए अप्सरा स्मार्ट स्टूडेंट्स की पसंद। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों ब्रांड असल में एक ही कंपनी के हैं, तो शायद आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा। जी हाँ, इन दोनों ब्रांडों के पीछे है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहानी सिर्फ दो पेंसिल ब्रांड की नहीं है, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की एक ऐसी रणनीति की कहानी है जिसे बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। यह कहानी हमें ले जाती है 1950 के दशक के भारत में। उस समय भारत में जो अच्छी क्वालिटी की पेंसिल मिलती थी वे ज़्यादातर विदेशों से आती थी। जर्मनी और यूरोप की कंपनियों जैसे फेबर कास्टेल और स्टाइडट्रल उस समय बाजार पर राज करती थी। उनकी पेंसिलें बेहतरीन क्वालिटी की थी, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा कि आम भारतीय परिवारों के लिए उन्हें खरीदना आसान नहीं था। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे या तो सस्ती लोकल पेंसिल इस्तेमाल करते थे जो जल्दी टूट जाती थी, या फिर रीड पेन और स्याही से लिखते थे। इसी दौर में तीन दोस्तों बीजे संघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखानी ने एक सपना देखा। बीजे सांधवी को लोग प्यार से बाबू भाई कहते थे। उनका सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। लेकिन बाबू भाई में एक अलग तरह की जिद थी। उन्होंने सोचा कि अगर भारत में अच्छी क्वालिटी की पेंसिल सस्ती कीमत पर बनाई जाए तो लाखों बच्चों की पढ़ाई आसान हो सकती है। यही सोच धीरे धीरे एक बिजनेस आइडिया में बदल गई। समस्या यह थी कि भारत में उस समय पेंसिल्स बनाने की तकनीक लगभग नहीं थी। मशीनें, रॉ मटेरियल और तकनीकी ज्ञान सब कुछ विदेशों में था। इसलिए इन तीनों दोस्तों ने एक साहसी फैसला लिया। वे जर्मनी गए, जहां पेंसिल निर्माण का पूरा विज्ञान समझा। उन्होंने सीखा कि ग्रेफाइट और क्ले का सही मिश्रण कैसे बनता है, लकड़ी को कैसे प्रोसेस किया जाता है, और मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर पेंसिल्स कैसे बनाई जाती हैं। कई महीनों तक अध्ययन और प्रशिक्षण के बाद वे भारत लौटे और 1958 में मुंबई में हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। पेंसिल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी अच्छी लकड़ी। यूरोप में जर्मन सीडर वुड का इस्तेमाल होता था, लेकिन भारत में यह बहुत महंगा पड़ता। इसलिए बाबू भाई और उनकी टीम ने देश के कई जंगलों की खोज की। महीनों की मेहनत के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के एक इलाके में पॉपुलर और चिनार की लकड़ी मिली। यह हल्की भी थी, मजबूत भी और आसानी से शार्प भी हो जाती थी। इसके बाद ग्रेफाइट और क्ले का सही मिश्रण तैयार किया गया ताकि पेंसिल की रीड स्मूथ और टिकाऊ बने। मशीनों की समस्या भी बड़ी थी। उस समय विदेशी मशीनें आयात करना बेहद महंगा था। इसलिए कंपनी ने भारतीय इंजीनियरों और कॉरपोरेटर की मदद से खुद ही मशीनें तैयार की। यह एक तरह का देसी जुगाड़ था। शुरुआती दिनों में मशीनें बार बार खराब होती थीं, उत्पादन धीमा और आर्थिक दबाव भी बहुत था। कई बार ऐसा लगता था कि कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन बाबू भाई और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1958 में एक दिन आया जब कंपनी ने अपनी पहली बड़ी पहचान बनाने वाली पेंसिल लॉन्च की, नटराज 621 HB। यह लाल और काले रंग की धारियों वाली पेंसिल थी। इसकी लीड डार्क थी, बड़ी मजबूत थी और साथ में डस्ट फ्री इरेजर भी मिलता था। कीमत इतनी कम रखी गई कि हर स्कूल का बच्चा इसे खरीद सके। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग भारतीय उत्पादों पर भरोसा करने में हिचकिचाते थे। कंपनी ने मार्केटिंग का अनोखा तरीका अपनाया। बड़े बड़े स्टोर पर जाने के बजाय छोटी स्टेशनरी दुकानों पर ध्यान दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त सैंपल बांटे गए, बच्चों को पेंसिल इस्तेमाल करने दी गई। धीरे धीरे बच्चों को इनकी स्मूथ राइटिंग पसंद आने लगी। देखते ही देखते नटराज पेंसिल छात्रों की पहली पसंद बन गई। 1970 तक यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन चुकी थी। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। कंपनी ने महसूस किया कि बाजार में एक और अवसर है।
कुछ ग्राहक ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी चाहिए थी, खासकर आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वे छात्र जो बेहतर राइटिंग अनुभव चाहते थे। अगर कंपनी उसी नटराज ब्रांड के नाम से महंगी पेंसिलें लॉन्च करती तो दो समस्याएं होती। पहली, नटराज की पहचान सस्ती और आम पेंसिल की थी, इसलिए ग्राहक भ्रमित हो सकते थे। दूसरी, प्रीमियम ग्राहक शायद इसे गंभीरता से ना लें। इस समस्या का समाधान एक नई रणनीति में मिला। कंपनी ने फैसला किया कि एक नया ब्रांड लॉन्च किया जाए जो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगा। इस तरह 1970 के आसपास बाजार में आया अप्सरा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी ने कभी खुलकर नहीं बताया कि अप्सरा भी उसी कंपनी की है जो नटराज बनाती है। अप्सरा को पूरी तरह अलग पहचान दी गई। इसकी पेंसिल की लीड ज़्यादा स्मूथ और डार्क थी। इसे खास तौर पर ड्राइंग और आर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके साथ नए उत्पाद भी आए, कलर पेंसिल्स, बेहतर शार्पनर और खास इरेजर। इसकी मार्केटिंग भी अलग थी। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जैसी लाइन ने छात्रों के बीच इसे खास बना दिया। अब बाजार में दिलचस्प स्थिति बन गई। नटराज मास मार्केट की पेंसिल बन गई, दूसरी तरफ अप्सरा प्रीमियम सेगमेंट की पसंद बन गई। यह रणनीति बिजनेस की भाषा में फ्लैंकर ब्रांड या मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी कहलाती है। इसमें एक ही कंपनी अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग ब्रांड बनाती है ताकि ग्राहक किसी प्रतिस्पर्धी ब्रांड की तरफ न जाए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय स्टेशनरी बाजार का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी के पास आ गया। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी पेंसिल निर्माता कंपनियों में से एक है। अनुमान के मुताबिक रोज करीब 80 लाख से ज़्यादा पेंसिल्स, लाखों इरेजर और बड़ी संख्या में शार्पनर तैयार होते हैं। भारत के अलावा कंपनी अपने उत्पाद 50 से अधिक देशों में निर्यात भी करती है। समय के साथ कंपनी का कारोबार भी बढ़ता गया। आज इसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा माना जाता है। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है जिसे अब बाबू भाई की अगली पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। कंपनी के प्रबंधन में उनके बेटे हरिंद्र और कीर्ति संघवी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का कच्चा माल आज भी देश के उसी इलाके से आता है जहां शुरुआत में लकड़ी मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुछ गांव आज पेंसिल विलेज के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वहां से बड़ी मात्रा में लकड़ी की सप्लाई होती है। डिजिटल युग में भी पेंसिल की अहमियत खत्म नहीं हुई है। बच्चों की शुरुआत पढ़ाई आज भी पेंसिल से ही शुरू होती है। आर्ट, डिज़ाइन और ड्राइंग जैसे क्षेत्रों में भी पेंसिल की मांग बनी हुई है। यही वजह है कि दशकों बाद भी नटराज और अप्सरा दोनों ब्रांड भारत के लगभग हर स्कूल और स्टेशनरी दुकान में दिखाई देते हैं। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 3 दोस्तों ने सीमित संसाधनों के बावजूद एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जिसने पूरे बाजार को प्रभावित किया। उन्होंने विदेशी तकनीक सीखी, भारतीय परिस्थितियों में उसे ढाला और फिर स्मार्ट ब्रांडिंग के जरिए 2 अलग अलग सेगमेंट पर कब्जा कर लिया। आज भी जब कोई बच्चा नटराज या अप्सरा पेंसिल उठाता है तो शायद उसे यह पता नहीं होता है कि वह सिर्फ एक पेंसिल नहीं बल्कि एक शानदार कारपोरेट रणनीति की कहानी का हिस्सा पकड़ रहा है। और यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ स्टेशनरी की नहीं बल्कि भारतीय उद्यमिता की प्रेरक मिसाल बन चुकी है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.